यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग कल कंडक्टिविटी को पढ़ रहे थे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कौन से कॉम्बिनेशन की? तो आंसर है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। जब दो कंडक्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, मतलब एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो उस केस में वो हीट को ट्रांसफर करेंगे। जो पहला कंडक्टर है वो H1 हीट को ट्रांसफर करेगा पर सेकेंड। तो दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन द फर्स्ट कंडक्टर एंड दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन द सेकेंड कंडक्टर विच इज रिटन एज H2। दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का हॉट फेस T1 टेम्परेचर पर और दोनों का कोल्ड फेस जो है वो T2 टेम्परेचर पे है। तो हीट एनर्जी T1 से T2 की तरफ फ्लो कर रही है। और फर्स्ट कंडक्टर का एरिया A1 है, सेकंड कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। तो मतलब हम थिकनेस की बात कर रहे हैं, जो इसकी थिकनेस होगी वो A1 आएगी और इसकी थिकनेस जो है वो A2 है। क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं इसको। लेकिन दोनों की लेंथ सेम है और दोनों अलग अलग हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे पर सेकेंड। उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन ये होगा कि दोनों की कंडक्टिविटी अलग होगी। इसकी कंडक्टिविटी और इसकी कंडक्टिविटी, जो दोनों कंडक्टर्स हैं उन दोनों की कंडक्टिविटी अलग होंगी। जैसे ये जो फर्स्ट कंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी K1 है और सेकंड कंडक्टर की कंडक्टिविटी K2 है। तो ये पर सेकंड मान लीजिए 300 जूल की हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा और ये पर सेकंड 600 जूल की हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि दोनों की कंडक्टिविटी डिफरेंट है। तो दोनों अलग अलग हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने वाले हैं। लेकिन टोटल हीट एनर्जी पर सेकंड कितनी ट्रांसफर हो रही है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? H1 प्लस H2 से। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें H1 की वैल्यू बनानी पड़ेगी। H1 क्या होगा? द रेट ऑफ हीट फ्लो इन द फर्स्ट कंडक्टर। क्या फॉर्मूला होता है? जनरल फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइड बाय लेंथ। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब देखिए फर्स्ट कंडक्टर के लिए क्या लिखेंगे? K1। वो फॉर्मूला देख लो उधर, KA लिखा हुआ है तो पहले K1 A1 आएगा। इसका कंडक्टिविटी और इसका एरिया दोनों लिख दिए। हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ। इस कंडक्टर की लेंथ L है तो L लिख दिया। इसी तरह से H2 निकालेंगे, द रेट ऑफ हीट फ्लो इन द सेकेंड कंडक्टर। तो सेकेंड कंडक्टर में रेट ऑफ हीट फ्लो निकालने के लिए फिर से जनरल फॉर्मूला का यूज करेंगे, KA मतलब कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सेकेंड कंडक्टर एंड एरिया ऑफ सेकेंड कंडक्टर टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ। तो H1 H2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। उसके बाद हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ हीट फ्लो इन कॉम्बिनेशन। रेट ऑफ हीट फ्लो ऑफ इन कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर सेकेंड? तो टोटल रेट ऑफ फ्लो को निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? H1 प्लस H2। इसने पर सेकेंड जितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर की, इसने जितनी ट्रांसफर की, दोनों को ऐड कर दिया। अब H1 H2 की वैल्यू पुट कर देंगे। H1 क्या था? ये लिखा हुआ K1 A1 T1 माइनस T2 डिवाइड बाय L। H2 क्या है? K2 A2 T1 माइनस T2 डिवाइड बाय L। इसके बाद रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा यहाँ पर। उसके अलावा हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है, इसको सॉल्व करने का तरीका नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो K1 A1 है इसको इसके डिवाइड में लिख देंगे, रेसिप्रोकल करके नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा? T1 माइनस T2। जैसा कि आपको दिख रहा है ये T1 माइनस T2 है और डिवाइड में L अपॉन क्या हो गया? K1 A1। L अपॉन K1 A1। इसी तरह से ये K2 A2 इसका रेसिप्रोकल करके नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा L अपॉन K2 A2 और ऊपर क्या रह जाएगा? T1 माइनस T2 रह जाएगा। अब देखो इसमें भी T1 माइनस T2 आ रहा है, इसमें भी T1 माइनस T2 आ रहा है। दोनों में से ये T1 माइनस T2 कॉमन आ सकता है, तो हमने इसको कॉमन लिख दिया। T1 माइनस T2 T1 माइनस T2 कॉमन। अब ये L अपॉन KA क्या होता है? इसका भी जनरल फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ हीट। इट इज डिनोटेड एज L अपॉन KA। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? L अपॉन KA। तो यहां पर लिखा जा रहा है ये T1 माइनस T2 कॉमन आ गया, 1 अपॉन L अपॉन KA। ये K1 A1 है तो फर्स्ट कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R1। ये जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस आएगा R1 और सेकंड कंडक्टर का रेजिस्टेंस आएगा R2 और उसको किससे लिखा जाएगा? L अपॉन K2 A2। तो ये जो L अपॉन K1 A1 था इसकी जगह पर R1 लिख दिया हमने। ये 1 डिवाइड में, एक के डिवाइड में ये, तो इसी तरह से यहाँ 1 लिख देंगे और L अपॉन K2 A2 की जगह क्या लिख देंगे? R2 लिख देंगे। तो ये पूरी क्वांटिटी की जगह पर R1 लिख दिया और इस पूरी क्वांटिटी की जगह पर क्या लिख दिया हमने? R2, इसके जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ओके,
तो एक इक्वेशन ये बन गई। तो कल हमने यहां तक किया था, ये इक्वेशन बनाई थी, उसके बाद ये वाली इक्वेशन भी बनाई थी। फिर से अब हम ऐसा मान रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, आर टोटल रेजिस्टेंस। इसके अंदर हीट फ्लो होने में रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर हीट फ्लो होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अपोजिशन क्रिएट हो रहा है। तो दोनों जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको हमने आर मान लिया, और इन दोनों कंडक्टर का टोटल जो कंडक्टिविटी होगी, टोटल कंडक्टिविटी, उसको हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसको हमने क्या मान लिया, के। टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है, टोटल कंडक्टिविटी के है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है, मैं तो जनरल फॉर्मूला लिखूंगा, रेट ऑफ हीट फ्लो, इसका जनरल फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2। ये के ए यहां पर आता है, देख लीजिए पहले, के ए T1 माइनस T2 डिवाइड बाई एल होता है। तो ये जो के ए था इसको यहां लिखेंगे डिवाइड में, रेसिप्रोकल करके नीचे ले आएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो यही फॉर्मूला लगाया क्या मैंने, T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई एल, के ए लिखना था, एल के डिवाइड में क्या आएगा, के ए आएगा। के तो हमने लिख दिया, कंडक्टिविटी, टोटल कंडक्टिविटी। एरिया, एरिया कितना आएगा, A1 प्लस A2, क्योंकि ये पूरा सरफेस ही तो हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा यहां से लेकर के यहां तक, दोनों अल्टीमेटली कनेक्टेड है ना एक दूसरे से। तो ये एरिया A1 और एरिया A2, ये पूरा फेस हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। दिस इज एरिया A1, दिस इज एरिया A2, और ये पूरा का पूरा जो फेस है, हॉट फेस है, ये हीट एनर्जी को लेगा और आगे ट्रांसमिट करेगा। तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लिखा जाएगा, A1 प्लस A2। कॉम्बिनेशन के लिए बात कर रहे हैं ना, इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो कॉम्बिनेशन के लिए बात कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन में फिर एरिया A1 प्लस A2 हो जाएगा। और ये जो है, इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। जनरल फॉर्मूला L अपॉन के ए, तो यहां पर दिख रहा है ना L अपॉन के ए, ये L अपॉन में के ए, L अपॉन के ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। तो हमने यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी, R लिख दिया इसको। अब इक्वेशन फर्स्ट भी रेट ऑफ हीट फ्लो को बता रही है, इक्वेशन सेकंड भी किसको बता रही है, रेट ऑफ हीट फ्लो को। तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन वन। इक्वेशन सेकंड क्या है, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई R, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट, ये रही इक्वेशन फर्स्ट, इसको लिखते हैं हम, ये भी रेट ऑफ हीट फ्लो को बता रही है, तो लिखेंगे T1 माइनस T2 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, T1 माइनस T2 से T1 माइनस T2 कैंसिल हो रहा है, ये सेम क्वांटिटी है। ओके, तो यहां पर क्या बचा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस इतना काम करेगा दोनों कॉम्बिनेशन का, इस कॉम्बिनेशन का, दोनों कंडक्टर के कॉम्बिनेशन का। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको इक्वेशन थर्ड लिख देना। अब हमारी कैलकुलेशन इक्वेशन थर्ड से स्टार्ट होगी। दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, ये उसका फॉर्मूला है। ऐसा ही फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में भी तो पढ़ा होगा, जब दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते थे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला होता है। और अगर कंडक्टर्स को हीट एनर्जी की कंडक्टिविटी हो रही है तब भी पैरेलल में जोड़ेंगे तो यही फॉर्मूला आ रहा है टोटल रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ओके, अब हम इक्वेशन थर्ड से कंटिन्यू करेंगे। ये हमने क्या निकाला है, तो आंसर है इट इज द इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। अब इक्वेशन थर्ड से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। डायग्राम को इरेज नहीं करेंगे, ये सब इरेज कर देते हैं।
देखिए आगे की कैलकुलेशन सुनिए। यूजिंग इक्वेशन थर्ड, अब हम इक्वेशन थर्ड को कंसीडर करके चलेंगे और इसको सॉल्व करके हम इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालेंगे। इसका रेजिस्टेंस R1 था और इसका जो रेजिस्टेंस था उसको हमने R2 से लिखा था। ओके, रेजिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला R इज इक्वल टू L अपॉन के। ये फॉर्मूला अब हमारे काम में आएगा क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए थर्ड इक्वेशन क्या थी, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इनकी वैल्यूज पुट कर दो, R, R1, R2, इन तीनों की वैल्यू पुट कर दो। R की जगह पर क्या लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला देखो रेजिस्टेंस का, L अपॉन के ए। तो यहाँ पे लिखेंगे L के, टोटल कंडक्टिविटी K है और A, एरिया कितना आएगा A1 प्लस A2, टोटल थिकनेस आएगी जो कंडक्शन कर रही है। तो ये R की जगह पर तो ये लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद R1 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, देखिए 1 अपॉन R1। R1 की वैल्यू पुट करनी है तो मतलब फर्स्ट कंडक्टर के लिए, फर्स्ट कंडक्टर के लिए तो क्या क्या लिखना पड़ेगा, L अपॉन के ए, L अपॉन के ए, कंडक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर एंड एरिया ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर, प्लस R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे L अपॉन के ए, लेंथ तो सेम है दोनों की, इसकी कंडक्टिविटी है K2 और एरिया है A2। ये हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। अब एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं या पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं, रेसिप्रोकल करके फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो पहले इसका रेसिप्रोकल करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या लिख सकते हैं, ये के A1 प्लस A2 ऊपर आ जाएगा तो इसको लिख देंगे के A1 प्लस A2 डिवाइड बाय L इज इक्वल टू K1 A1 डिवाइड बाय L प्लस K2 A2 डिवाइड बाय L। L यहां से कॉमन लीजिए, जैसे ही कॉमन लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम इसको नहीं लिखेंगे। जो L है वो यहां से कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा, इधर भी डिवाइड में इधर भी डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा। लिखना चाहें तो वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मैं लिखने नहीं वाला हूँ स्टेटमेंट को, जनरल कैलकुलेशन है। तो क्या क्या बच गया यहाँ पे, के A1 प्लस A2, या आप ऐसा कर सकते हैं कॉमन लेकर के ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर वो L से L कैंसिल हो जाएगा। K1 A1 प्लस K2 A2, ये हमारी इक्वेशन बन गई, L कैंसिल हो गया। अब यहां से आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बनानी है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे पता करोगे, ये A1 A2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी आपको दिख रही है ये मल्टीप्लाई में है K के साथ, इधर आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी। सो द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। Okay, this is the equivalent thermal conductivity of the combination. Equivalent thermal conductivity of parallel combination. तो parallel combination की conductivity ऐसे निकाली जाएगी। तो total कंडक्टिविटी इन दोनों की क्या होगी, K होगी, दैट इज K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। अच्छा अब एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस, जब दोनों कंडक्टर के एरिया सेम होंगे, इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, अगर दोनों कंडक्टर के एरिया सेम होंगे, डायग्राम में भी सेम कर देते हैं, अगर दोनों कंडक्टर के एरिया सेम करेंगे तो देखिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पे, इसका एरिया भी A करना है, कंडक्टर को थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग।
नाउ दिस इज द डायग्राम फॉर द सेकंड कंडक्टर आल्सो। ये देखिए, ये सेकंड कंडक्टर की हीट एनर्जी थी, रेट ऑफ हीट फ्लो था H2 और इसका एरिया था A2। अब दोनों कंडक्टर के एरिया सेम हो चुके हैं, तो दोनों के एरिया को A लिखेंगे और दोनों कंडक्टर की लेंथ भी तो सेम थी, तो दोनों कंडक्टर की लेंथ को L लिख देंगे। ओके, अगर दोनों एरिया सेम हो, लेंथ तो इसमें आई नहीं थी फॉर्मूला के अंदर, तो लेंथ सेम हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी हमने लेंथ सेम के लिए कैलकुलेशन की सारी की सारी, इसीलिए ये लेंथ इस फॉर्मूला में नहीं आ रही, नहीं तो लेंथ भी आती। तो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी आएगी, K1A, इसको लिखेंगे K1A प्लस K2A डिवाइड बाय A1 A2 की जगह क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, सेम है, तो नीचे लिखेंगे A प्लस A, A1 प्लस A2 की जगह भी क्या लिख देंगे, A प्लस A लिख देंगे। सो इट विल बी, यहां से A कॉमन आएगा, A को कॉमन लिखेंगे तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2 डिवाइड बाय A प्लस A, इट विल बी 2A, A प्लस A को क्या लिख देंगे 2A, A से A कैंसिल हो जाएगा और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या आएगी, K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2, K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब कि एवरेज कंडक्टिविटी फाइंड कर देंगे हम। अगर ये पर सेकंड 300 जूल ट्रांसफर करता है, ये पर सेकंड 500 जूल ट्रांसफर करता है, तो टोटल कितना ट्रांसफर हो रहा है 800 जूल का। तो 300 प्लस 500, 800 डिवाइड बाय 2, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली ये 400 जूल की एनर्जी ट्रांसफर करेंगे दोनों मिलकर के। ये जो कॉम्बिनेशन होगा दोनों का, ये कितनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, 400 जूल की एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। ये स्पेशल केस है और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, या तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड मिलेंगे या इस फॉर्मूला से रिलेटेड मिलेंगे। जब दोनों कंडक्टर का एरिया सेम होगा तो उस केस में कंडक्टिविटी आएगी K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2, और अगर एरिया सेम नहीं है तो K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे, कंडक्टिविटी का टॉपिक, थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें मैंने आपको दो कॉम्बिनेशंस बताए हैं, इसमें मैंने आपको अभी दो कॉम्बिनेशंस बताए हैं। ओके, तो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं इसमें, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन बताया था और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया, और दोनों की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे फाइंड की जाती है वो आपको बता दिया। ओके, अब इसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। The numerical is, what is the temperature of the steel copper junction? क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, what is the temperature of the, इंटरफेस का टेम्परेचर पूछ रहा है क्या होगा, स्टील कॉपर जंक्शन, दो कंडक्टर हैं, एक स्टील और एक कॉपर है, इन द स्टेडी स्टेट, इन द स्टेडी स्टेट। इसका डायग्राम बना करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्वेश्चन है। इन द स्टेडी स्टेट, ओके, ये पूछा गया, लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज 30 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज 30 सेंटीमीटर and copper rod is, and copper rod is 20 सेंटीमीटर। लेंथ अलग अलग है दोनों रोड्स की, एक की 30 है एक की 20 है। द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, फर्नेस मतलब कि भट्टी में रखा हुआ है इसको पकाने के लिए,
the temperature of the furnace is 300 degree Celsius, is 300 degree Celsius, and the cold end at 0 डिग्री सेल्सियस। जो कॉम्बिनेशन है उसका एक एंड जो है 300 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस पे है। देन नहीं, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया भी बता रखे हैं, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रोड, इज ट्वाइस, नंबर नहीं दिया, सिर्फ ये बताया कि ये डबल है जस्ट इसका, इज ट्वाइस दैट ऑफ द कॉपर रोड, दैट ऑफ द कॉपर रोड। बस ये सब गिवन है। इसके अलावा कंडक्टिविटीज बता रखी हैं, वो कंडक्टिविटी मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले कंडक्टिविटी दे रखी है स्टील की, सो के ऑफ द स्टील is 50.2 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, या पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। एंड के ऑफ द कॉपर, कॉपर का के ज्यादा होता है, 385 के आसपास होता है, तो उसको लिख देते हैं 385 जूल सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। These two quantities are given। ये है हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। डायग्राम अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसने बोला कि स्टील और कॉपर जंक्शन है, तो एक जो रोड है वो तो स्टील की है और दूसरी रोड जो है वो कॉपर की है। यहाँ पर फर्नेस जोड़ा हुआ है, ये कितने डिग्री सेल्सियस पे, ये 300 डिग्री सेल्सियस पे फर्नेस मतलब कि भट्ठी, जहां पर टेम्परेचर हाई है, ये हाई टेम्परेचर की फर्नेस है। अब इसके अंदर हम लोग स्टील रोड को लगाएंगे, ये स्टील रोड है, और इसके साथ में ये कॉपर रोड है। और ये किसके साथ है, ये कोल्ड एंड के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो कोल्ड एंड है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे है, तो आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये 300 डिग्री पे है तो वो 0 डिग्री पर है। अब आपको और क्या बता रखा है, एरिया, इसका एरिया अगर ए है, जो स्मॉल रोड है अगर उसका एरिया हम लोग ए मानते हैं तो इसका एरिया 2a होगा। इसकी कंडक्टिविटी बता रखी है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 गिवन है, स्टील का K गिवन है, ये दे रखा, कंडक्टिविटी ऑफ स्टील एंड कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर। लेंथ गिवन है, स्टील रोड की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी गिवन है इनकी। ओके, बोल रहा है कि इनके जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। ये जंक्शन है जिसका टेम्परेचर हम किससे लिखते हैं, जिसका टेम्परेचर हम T से लिखते हैं, कॉमन टेम्परेचर। कॉमन टेम्परेचर नहीं बोल सकते, जंक्शन का टेम्परेचर बोल सकते हैं, या इंटरफेस का टेम्परेचर बोल सकते हैं, जहां पर दोनों रोड सीरीज में कनेक्टेड है। इसका टेम्परेचर T1 लिखा जाता है, और जो कोल्ड एंड होता है उसका टेम्परेचर T2 लिखा जाता है। तो जो फेस हाई टेम्परेचर पर है दैट इज T1 300 डिग्री सेल्सियस, और जो फेस कोल्ड टेम्परेचर पर, कम टेम्परेचर पे है, दैट इज T2 एट 0 डिग्री सेल्सियस, और दोनों की लेंथ बता रखी है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आंसर है कि स्टेडी स्टेट इसने लिखा हुआ है, स्टेडी स्टेट लिखा हुआ है, तो रेट ऑफ हीट फ्लो तो सेम रहेगा, रेट ऑफ हीट फ्लो तो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो इस केस में इसमें जितनी हीट एनर्जी फ्लो हो रही है उतनी हीट एनर्जी इसमें फ्लो होगी, तो हम लिख सकते हैं H1 इज इक्वल टू H2। फर्स्ट रोल में जितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सेकंड रोल में उतनी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज गिवन, इट इज इन द स्टेडी स्टेट, ये स्टेडी स्टेट में है। H1 की वैल्यू पुट करो, H1 की वैल्यू क्या होगी, K1 A1 T1 माइनस T2 डिवाइड बाय, सॉरी T1 माइनस T होगा। इस रोड के लिए लिख रहे हैं ना, ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर, फिर ये हाई टेम्परेचर और ये लो टेम्परेचर, और इसकी लेंथ कितनी है L1।
सेकंड कंडक्टर के लिए, इस कंडक्टर के लिए लिखना है, इसका जो एरिया होगा वो कितना लिखा जाएगा 2a, क्योंकि ये गिवन है एरिया इज जस्ट डबल फ्रॉम द कॉपर रोड। कॉपर रोड का जितना भी एरिया है उससे डबल एरिया है स्टील रोड का, तो स्टील रोड के एरिया को 2a लिखा जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे K2 A2 T माइनस T2, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, एंड लेंथ ऑफ द रोड इज L2। इसका जो एरिया है उसको A2 से नहीं लिखा हमने, उसको क्या माना था, उसको A माना था, तो इसका एरिया A है, तो ये वाले कंडक्टर का एरिया है 2a। अभी सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने, A से A कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, जो जो बच गया उसको लिख देते हैं 2K1 T1 माइनस T, बस वैल्यूज पुट करनी है आपको, डिवाइड बाय L1 K2 T1 T माइनस T2 डिवाइड बाय L2, वैल्यूज पुट कर दो अब और सॉल्यूशन आ जाएगा। 2 K1 कितना है स्टील रोड का 50.2 मल्टीप्लाई बाय T माइनस T1। क्वेश्चन को इरेज करना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो कैलकुलेशन पूरी नहीं आएगी। टू लिखा हमने, K1 की वैल्यू लिख दी 50.2, ये गिवन K1, पहली रोड स्टील की है तो K1 है। T1 माइनस T1 कितना है 300 डिग्री सेल्सियस, और T हमें पता नहीं है, निकालना है, तो इसको लिख दिया T डिवाइड बाय लेंथ कितनी गिवन है 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डिवाइड में ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको मीटर में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, इट विल बी 30 डिवाइड बाय लेंथ लिख दिया। अब दूसरी रोड के लिए लिखो K2 इज 385 T माइनस T2, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इज T, और कोल्ड एंड का टेम्परेचर कितना है T2 कितना है 0, T हमें पता नहीं है, T2 कितना है 0, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट की, डिवाइड बाय 20। बस अब इसको सॉल्व करना है, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30 इधर आ जाएगा 20 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 50.2 300 माइनस T इज इक्वल टू, ये 30 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 385 इंटू 30 T माइनस 0, T माइनस 0 को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट T लिख सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में T लिख देंगे इसको। बस अब सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करके देखिए क्या रिजल्ट आएगा, जादू मंत्र पढ़ते हैं और रिजल्ट लिख देते हैं, T इज इक्वल टू 44.4 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो जंक्शन होगा उसका टेम्परेचर कितना होगा 44.4 डिग्री सेल्सियस। अब कैलकुलेट करके देख सकते हैं, करना कैलकुलेशन इसकी, और इसको सॉल्व करके कितना आएगा 44 पॉइंट, तो ये जो जंक्शन होगा इसका टेम्परेचर 44.4 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ का टेम्परेचर 300 है, यहाँ का 0 है, और जहां पर ये दोनों रोड कनेक्टेड है सीरीज में, वहां का टेम्परेचर है 44.4 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द रिजल्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में आते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट से रिलेटेड, थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच। कल नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईआईटी नीट के हिसाब से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जनरल क्वेश्चन ही आते हैं, फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं, न्यूमेरिकल्स आईआईटी में आते हैं इसके, नीट में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।